स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट। उसमें एक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था जो था डिसोसिएटिव टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव टाइप सॉल्यूट। एसोसिएटिव टाइप सॉल्यूट ये वो सॉल्यूट होंगे जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर आपस में जुड़ जाएंगे। अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया तब आप कहोगे कि डायमर बना, 3 मॉलिक्यूल से एक बना तो ट्राइमर बना, और जब ढेर सारे जुड़ के एक बन गया तो पॉलीमर बना। एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये 2 मॉलिक्यूल है एक, अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी ये क्या बना, डाइमर। अब अगर हम इसका वन हाफ फैक्टर निकालें तो फार्मूला होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करे, एक 100 जब डाइमर बनाएंगे तो 50 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो 100 से कितने बनेंगे, 50। प्रैक्टिकली आपको 50 एम्पियर होंगे, यानी I की वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 का मतलब जब डाइमर बन रहा है तो I की वैल्यू हाफ आएगी, ट्राइमर बनेगा तो 1/3 आएगी, टेट्रामर बनेगा तो 1/4 आएगी। लेकिन डाइमर के केस में ये वैल्यू हाफ आई, क्लियर हो गई ये वाली बात। डाइमर के केस में I की वैल्यू हाफ, ट्राइमर के केस में I की वैल्यू 1/, लेकिन ये तब है जब अल्फा की वैल्यू 100%। अल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल हमने घोले वो सारे के सारे सारे के सारे एसोसिएट हो गए, सारे के सारे एसोसिएट हो गए। अब अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% नहीं होगी तो I की वैल्यू कुछ और आएगी। डाइमर के केस में आएगी 1 से कम, I इज ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएटिव टाइप सॉल्यूट्स। उसका फार्मूला है I निकालने का, यहां पर n, अगर डाइमर बन रहा है तो आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ट्राइमर बन रहा है तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। I की वैल्यू हमको निकालनी है, अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू आपको जनरली परसेंटेज में गिवन होगी, लेकिन इस फार्मूले में अल्फा की वैल्यू आप लगाओगे फ्रैक्शन में। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कर लो किसी का डाइमराइजेशन हो रहा है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन 80%। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, अल्फा की जगह हो गया 0.8। डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू 2, जब हाफ में से 1 माइनस करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -1/2 माइनस, इसकी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -40। 1 इधर ले आओ, 1 - 40 इक्वल टू I, यानी I इज 0.6। I की वैल्यू आ गई 0.6। जब जब एसोसिएशन होगा तब तब I की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और जब जब डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा डिक्रीज होंगे। इसकी अगर हम टेबल बनाएं, जो मैंने आपको टेबल असाइनमेंट में भेजी थी, वो टेबल आप फिल कर लोगे, क्रॉस चेक कर लोगे आपस में एक दूसरे को उसकी पिक भेज के। बस ध्यान क्या रखना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो आपको पुट करनी है फ्रैक्शन में। आंसर डेसिमल में आएगा इसका 0.5, 6, जो भी आएगा 1 से कम। अब जो क्वेश्चंस थे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट्स के, उसके लिए अब हमारे फार्मूले सारे चेंज हो गए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला ये इनटू I लग जाएगा। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां पर
वैल्यू 1 हुआ करती थी अब तक, क्योंकि ना एसोसिएशन होता था और ना डिसोसिएशन। डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हर जगह आई से मल्टीप्लाई होती हुई आई। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था आदित्य ने, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, आप अपना असाइनमेंट निकालेंगे, लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 1 मोलर इट मींस मोलैलिटी इज 1। एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का 100.52 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये डिग्री सेल्सियस में है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा TS माइनस T0 100.52 माइनस 100 इक्वल टू 0.52। ये वैल्यू है डेल्टा TB। यहां से हम इस इंफॉर्मेशन से हम वैल्यू निकालेंगे KB, पानी का KB यहां पे हम निकालेंगे। डेल्टा TB की वैल्यू 0.52 है, KB मोलैलिटी 1 है, तो KB की वैल्यू कितनी आ गई 0.52। और इसका कोई भी एक यूनिट लिख देना, वो जो हमने 4 यूनिट आपको बताए थे उसमें से कोई सा भी एक यूनिट आप लिख दोगे। यानी इस इंफॉर्मेशन से हमने KB ऑफ वाटर की वैल्यू निकाल दी। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ इस क्वेश्चन की। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर? आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलैलिटी कितनी है 1, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन ये फार्मूला ये होता है। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला ये होगा। अब इसमें 50% आयोनाइज हो रहा है। जब ये आयोनाइज होगा तो कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा 5। 1 पार्ट तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी और 4 पार्ट्स में ये पोटेशियम, यानी ये कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स। इस हिसाब से अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1 फार्मूला लगाएं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है तो हमने 0.5 वैल्यू यूज करी। 5 में टूट रहा है 5 माइनस 1, I की वैल्यू आ गई 3। K भी हमारा आ चुका है, I की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB की वैल्यू ध्यान रखना 0.52 है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला ये लगेगा, ये मोलैलिटी हो गई। KB की वैल्यू 0.52 थी, मोलैलिटी 1 है, I की वैल्यू 3 आई, तो ये वैल्यू हो गई 3 2 जा 6 3 5 जा 50 डिग्री सेल्सियस। और इसको लिख लोगे TS माइनस T0, सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 101.5 डिग्री सेल्सियस। आप आंसर चेक करो। क्लियर? ये क्वेश्चन जो पूछा था ये क्लियर हो गया। बाकी आप ट्राई करना और जो नहीं आया वो मुझे ग्रुप में आप सेंड कर देना, मैं आज ही आपको आंसर सेंड कर दूंगा। अब हमारा इस असाइनमेंट में एक टॉपिक बचता है यहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक हमारा बचेगा हेनरीज लॉ। चैप्टर कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे दूंगा, उसके बाद एक टेस्ट पेपर सेंड कर दूंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप तब यूज करते थे जब सॉल्वेंट वोलेटाइल हुआ करता था और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन टर्म तब यूज होगी जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे, यानी बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म।
जैसे पेट्रोल और डीजल को जब आपस में मिक्स करोगे तब जो सोल्यूशन बनेगा तब या तो वो आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इन अ मिक्सचर द प्रेशर ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। मान लो हमने पेट्रोल और डीजल आपस में मिक्स कर दिए, दोनों लिक्विड। अब उस मिक्सचर में से जब वेपर्स बनना शुरू होंगे तो कुछ वेपर्स बनेंगे पेट्रोल के और कुछ बनेंगे डीजल के। पेट्रोल के वेपर्स से जो प्रेशर डेवलप होगा, वेपर प्रेशर, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ पेट्रोल। डीजल का जो प्रेशर होगा वेपर्स का, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ डीजल। यानी इन अ मिक्सचर द प्रेशर ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। सपोज कर लो हमारे पास ये दो लिक्विड है, दिस इज लिक्विड ए, पेट्रोल मान लो, दिस इज लिक्विड बी। इनको हमने मिक्स करा, ये एक सॉल्यूशन बना ए बी टाइप का। ए बी जब लिखेंगे तो ए बॉन्ड बी लिखेंगे। इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो दो कंपोनेंट की वजह से होगा। कुछ वेपर्स बनेंगे लिक्विड ए के, कुछ वेपर्स बनेंगे लिक्विड बी के। लिक्विड ए की वजह से जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पी ए, और लिक्विड बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसको बोलोगे पी बी। दिस इज नोन एज, पी ए को बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पी बी को बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब यहां पे एक पॉइंट ये आता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात ये कि उस लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसे हम एक गिलास में पानी ले लें और एक गिलास में परफ्यूम ले लें, किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे? सबको पता है कि परफ्यूम ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो परफ्यूम के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। क्लियर? ये नेचर है। परफ्यूम का नेचर है जल्दी वेपोरेट होने वाला, पानी का नेचर है देर से वेपोरेट होने वाला। ये तो नेचर है। सपोज कर लो और ए का अकेले में जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट, ये नॉट लगाएंगे, इसका मतलब है कि प्योर ए है, यानी इसमें अभी कोई और लिक्विड मिक्स नहीं करा गया है, 100% ए है। यहां पर आओगे तो इसको पीबी नॉट, ये इन लिक्विड्स का नेचर है। कुछ लिक्विड जल्दी वेपोरेट, अल्कोहल जल्दी वेपोरेट होगा, वाटर जल्दी वेपोरेट नहीं होगा, स्पिरिट जल्दी वेपोरेट होती है, पेट्रोल जल्दी वेपोरेट होगा, पानी जल्दी वेपोरेट नहीं होगा। तो ये अपना अपना नेचर है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स, पानी का होता है 100 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल जल्दी वेपोरेट होगा। हम जब अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है हाई। सैनिटाइजर आपने देखा होगा, हाथों पे लगाते हुए एकदम से ड्राई हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल है, तो जल्दी से क्या हो रहा होगा? इवेपोरेट। ये अपना अपना नेचर है। ये लिक्विड ए का नेचर है और ये लिक्विड बी का नेचर है। नॉट का मतलब प्योर फॉर्म में, और अकेले में जो बिहेवियर होता है वही हमारा नेचर होता है। आप लोग ऐसे अगर सोचो कि आप लोगों का नेचर क्या है। अब आप ग्रुप में क्लास में बैठे हुए हो, हमने पूछा बेटा आप झूठ बोलना चाहिए आपको, तो आप कहोगे नहीं सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये वाली बात आपका अपना नेचर नहीं है, चोरी ना करना या झूठ ना बोलना, क्योंकि अभी आप ग्रुप में बैठे हुए हो। हर कोई बोलेगा मैं भी ये बोलूंगा। आपका जो असली नेचर वो है जो आप अकेले में सोचते हो। आपका नेचर इस दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता, सिर्फ आप ही पहचान सकते हो। कैसे? सोचो जरा, कल रात में जब आप सोने जा रहे थे उस समय आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि उस समय आप अकेले थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, कोई आपको देख नहीं रहा था। उस समय जो आपने सोचा होगा वो आपका रियल नेचर है। अब जरा सब लोग रिवाइज करो कि आपने कल क्या सोचा था, तब आपको पता लगेगा कि आपकी सोच कितनी घटिया है, कितनी गंदी है या कितनी अच्छी है। तो
आप अपना नेचर खुद पहचान सकते हो, लेकिन आपका जो नेचर है वो तभी आप पहचान पाओगे जब आप अकेले में होगे। वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये नेचर है लिक्विड ए का, लेकिन नेचर कब? जब ये अकेला है। यहाँ पर ए का नेचर प्रॉपर्ली हमको अपियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ में कौन मिक्स हो गया है? बी। चलो खैर वो तो हंसी मजाक वाली बात थी नेचर की। फिलहाल आप जरा गौर करना, अपना अपना नेचर पहचानना, तब आपको पता लगेगा कि आपका नेचर कैसा है। ये हमारा सोल्यूशन बना, ये हमारा सोल्यूशन बना। मैं ये बता रहा था कि पार्शियल प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर पे, पहला नेचर ऑफ कंपोनेंट, किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। इट मींस इट्स वेपर प्रेशर इन 100% प्योर फॉर्म, जैसे ये कि PA0। हम ए की बात कर रहे हैं, अगर हम बी की बात करते तो हम वहां लिखते PB0। दूसरी बात डिपेंड करता है कि हमने सॉल्यूशन में उसके कितने मोल खोले, नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, कि उसके मोल कितने परसेंट कम है या ज्यादा है। जैसे मान लो अल्कोहल और पानी में नेचर तो ये है कि अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगा। अब आपने एक बाल्टी में 1 ड्रॉप अल्कोहल डाल दिया और अब आप उसके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो पानी का ही ज्यादा आएगा, क्योंकि पानी का मोल फ्रैक्शन अल्कोहल से बहुत ज्यादा है। इसलिए तो जो भी पार्शियल प्रेशर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है साइमल्टेनियसली, नेचर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज इट्स वेपर प्रेशर इन 100% प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर। कहने का मतलब यह है कि PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिपेंड करेगा इसके नेचर पे एज वेल एज इट्स मोल फ्रैक्शन। B का पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा B के नेचर पे और B के मोल फ्रैक्शन पे। ये दो वैल्यू PA और PB की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो आएगा PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। दिस फॉर्मूला इक्वेशन इज नोन एज राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। उस टाइम पे जो हमने पढ़ा था वो था राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को यानी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस, लिखा हुआ मिलेगा एट ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो Raoult's law over entire range of concentration are called ideal solutions, and which do not follow Raoult's law are called non-ideal solutions. हम पढ़ेंगे ideal solution, हम पढ़ेंगे ideal solution. Simple सी definition है, the solutions which follow Raoult's law are called ideal solutions. Suppose कर लो हमने दो लिक्विड A एंड B आपस में मिक्स करे और उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया AB टाइप का। ये राउंड ये हटा दें, डेफिनेशन हो जाएगी द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। In other words, we can say that these solutions follow the following three conditions. One condition, condition number 2, and condition number 3 तो वही राउल्ट्स लॉ है, PS इक्वल टू PA नॉट XA और PB नॉट, ये तो राउल्ट्स लॉ है। हमको ये दो वाली बातें समझनी है। डेल्टा P मिक्स करने पर वॉल्यूम ना बढ़ा ना कम हुआ, इट मींस वॉल्यूम चेंज कितना है? 0। मान लो ये लिक्विड 10 ml और ये कितना है
मिक्सिंग से पहले भी टोटल वॉल्यूम 30 ml था, मिक्सिंग के बाद भी कितना था 30। आप कह सकते हो कि मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। कभी कभी ये वैल्यू बढ़ जाया करेगी, कभी कभी ये वैल्यू कम हो जाया करेगी, वो नॉन आइडियल का केस होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, आपने ये तो पहचान लिया कि वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा। यहां पर ये जो लिक्विड है ए, इसमें कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में। पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल है, अल्कोहल है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हल्का सा डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ऐसे ही बी और बी के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जब ये यहां आए तो ए और बी के बीच में भी कोई डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मान लो ये 11th क्लास के स्टूडेंट है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ये 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं अलग अलग रूमों में। अब हमने उन दोनों बच्चों को एक बड़े रूम में बिठाया और अभी भी 11th और 12th के स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ही रखा, तो उतनी ही जगह घेरेंगे। बस ये था कि पहले उतनी जगह वो अलग अलग कमरों में घेर रहे थे, अब उतनी ही जगह वो एक ही कमरे में ऑक्युपाई करेंगे। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज AB बॉन्ड लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू AA एंड BB बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस नहीं बढ़ा इसलिए वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अगर AB बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती तो वॉल्यूम बढ़ जाता, AB बॉन्ड लेंथ कम हो जाती तो वॉल्यूम कम हो जाता। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम चेंज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज AB बॉन्ड लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू AA एंड BB बॉन्ड लेंथ। अगर AB बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन कम हो जाता। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती तो अट्रैक्शन बढ़ जाता। यहां पर ना बॉन्ड लेंथ कम हुई ना बॉन्ड लेंथ बढ़ी, तो आप ये भी कह सकते हो कि इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस AB इंटरेक्शंस इज इक्वल टू AA एंड BB इंटरेक्शंस। दो क्वेश्चंस यहां से डेवलप होंगे, एक बॉन्ड लेंथ वाला और एक अट्रैक्शन वाला, उसको हम इंटरेक्शन वर्ड यूज करेंगे। एंथैल्पी वाली बात आओ, मिक्स करने पर एंथैल्पी चेंज 0 है, इसका मतलब ना एंथैल्पी मतलब हीट अंदर गई और ना हीट बाहर आई। कैसे? सपोज कर लो, हम समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया होगा तो जाहिर सी बात है जब मिक्स हुआ होगा तो आपने इस A को हटाया होगा, इस B को हटाया होगा और इस B को इस A के पास लाकर रख दिया होगा और इस A को इस B के पास ले जाके रखा होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये बॉन्ड आपने ब्रेक करा होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक करा होगा, तभी तो ये वाले बॉन्ड बने होंगे। मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 10 जूल हीट हमको देनी पड़ी। जब भी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हीट देंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 10 जूल हीट देनी पड़ी, यानी टोटल आपने हीट दी इस सिस्टम में 20 जूल। उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना बच्चों, तो जाहिर सी बात है उतनी ही हीट बाहर आई होगी। और कितने बॉन्ड बने? 2। कहने का मतलब ये है कि 20 जूल हीट अंदर गई और 20 जूल हीट बाहर आई, इसलिए कोई भी हीट चेंज यानी एंथैल्पी चेंज 0 हुआ। ये वाली बात नॉन आइडियल वाले टर्म में समझ में आ जाएगी। मैंने इन 3 कंडीशंस में से ये 2 कंडीशन डिस्कस कर दी। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो राउल्स लॉ वाली इक्वेशन है थर्ड, इसके एग्जांपल अब हम आइडियल सॉल्यूशन के लेंगे। तो ढेर सारे एग्जांपल हैं, आप बुक से लर्न कर सकते हो, जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन एंड टोलुइन, यानी बेंजीन लिक्विड होता है और टोलुइन लिक्विड होता है। जब आप इनको मिक्स करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिक्स करोगे तो भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इसमें XA और XB की वैल्यू 1 होती है। जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। या तो यहां से XA की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो या XB की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो।
मैंने मान लो एक्स बी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करिए। अब इन दोनों टर्म को पास पास लाओ, मैं यहां लिख रहा हूं, उसको इधर ले आओ, पीवी नॉट इन दोनों में से एक्स ए कॉमन आ गया। दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c, यानी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को y एक्सिस पे लेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पे, तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हमने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचा, उस ग्राफ को हम बोलते हैं px डायग्राम। p फॉर प्रेशर और x फॉर मोल फ्रैक्शन। कैसे? ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओगे आप, करीब हाफ पेज का। इधर हमने लिया मोल फ्रैक्शन, इधर लिया हमने वेपर प्रेशर। यहां पर मान लो x a की वैल्यू 1 है और x b की वैल्यू 0। x a की वैल्यू 1 का मतलब इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी यहां पर प्योर a है। हम जैसे जैसे इधर मूव करेंगे, a की परसेंटेज कम होगी और b की परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन दोनों का समेशन बन ही रहना है। जैसे अगर ये हो गई 0.9 और ये हो गई 0.1 और आगे बढ़े करते करते यहां पर आके इसकी वैल्यू कितनी हुई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1। यहां पर जो प्रेशर होगा वो प्योर ए का होगा, क्योंकि ए है। मान लो ए का वेपर प्रेशर ये है PA0। अब आप इधर जा रहे हो तो ए की परसेंटेज कम हो रही है, बी की परसेंटेज बढ़ रही है। यहां पर इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा प्योर बी का, क्योंकि यहां पर 100% बी है, ए की वैल्यू 0 है। बी का वेपर प्रेशर इससे या तो कम होगा या इससे ज्यादा होगा, क्योंकि दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर कभी भी इक्वल नहीं होते। ना कभी दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, ना दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर सेम होंगे। मान लो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी दिस इज द PV0। आप ए से बी का वेपर प्रेशर कम सपोज कर लेते तो ये लाइन नीचे आती, मगर ये लाइन स्ट्रेट आएगी, क्योंकि हम यहां पर प्रूफ कर चुके। थोड़ी सी कर्व होगी, स्ट्रेट है प्रैक्टिकली, आप स्केल से बनाओगे ये स्ट्रेट है। ये लाइन ए का वेपर स्ट्रेट है बिल्कुल, ये भी ए का वेपर प्रेशर बता रही होगी। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने पर ए कम हो रहा है, तो ए का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। ये लाइन बी का वेपर प्रेशर बताएगी, क्योंकि बी बढ़ रहा है तो बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहां पर ये वाली बात क्लियर हो गई कि इधर से इधर जाने पर ए का प्रेशर कम हो रहा है, यानी ए की परसेंटेज कम हो रही है। ये बी का इसलिए है क्योंकि यहां पर बी 0 है, तो बी का वेपर प्रेशर भी 0 है। बी इंक्रीज कर रहा है तो बी का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। और ये सोल्यूशन का PA0 XA PV0 XB, तो इट इज द PX डायग्राम ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। राउल्स लॉ समझ में आ गया क्या होता है? ये राउल्स लॉ है। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर उसके 4 से 5 एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी आइडियल और नॉन आइडियल के आज नहीं करने हैं, कल मैं आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक वो जो पॉजिटिव डेरिवेशन शो करते हैं और दूसरा वो जो नेगेटिव डेरिवेशन शो करते हैं। कल हम नॉन आइडियल सोल्यूशन और हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों हम इसके रिमेनिंग जो भी न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर खत्म, फिर हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करनी है इस लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन जून तक चलेगा ही चलेगा, ऐसा लग रहा है।
जो भी आप करो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वही फील आए जो आपको क्लास में आए। ठीक है, तो आज सब लोग सोचोगे कि आप अकेले में क्या सोचते हो, अपना नेचर आज सोचोगे, कल मुझे बताओगे कि सर हमारा नेचर ये है, हमने ये सोचा, हमने ये सोचा। तो ये पता लग जाएगा कि आप लोगों की सोच कितनी अच्छी है या कितनी गंदी। ठीक है, थैंक यू।